यूपी का सर्वे है, बीजेपी प्लस यानी 66 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, सपा को 11 सीट मिल रही है। जी हाँ, सपा की बात करें, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। इस बार बीएसपी को 0 दिख रहे हैं, अदर के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, और वो है नगीना दिख रही है कि चंद्रशेखर रावण जीत सकते हैं वहां, क्योंकि मुस्लिम और दलित ये गया है। ये आपको हम दिखा रहे पूरा सर्वे, जो यूपी का सर्वे ग्राउंड पर वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की, मैं खुद गया, हमारे जो तमाम सहयोगी जुड़े वो खुद उनका आकलन भी है। इसमें बहुत चीजें हैं हमारे इस एग्जिट पोल में, ऐसा नहीं है सर्वे है, हम खुद ग्राउंड पर गए, पत्रकारों से बात की, लोकल लोगों से बात की, किसकी लहर है, ये पूरा आकलन करके हमारा इतना बन रहा है जो हम लोगों को बता भी रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़े, थोड़ा सा एक ग्राफिक्स भी जरिए बता दें, जो महा एग्जिट पोल हम निकाल रहे हैं ऑल चैनल्स का दिखा रहे हैं। देखिए 377 आपको बता दें एनडीए को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 151 और अदर्स के खाते में। ये साम जन की बात का एक एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का आया 371, यानी मोदी सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन को 125, अदर के खाते में 47। रिपब्लिक भारत मैट्रिज का जो आया 361 के आसपास एनडीए को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 126 और अदर्स के खाते में 56। रिपब्लिक टीवी पी मार्क्यू का आया जो 359 के आसपास दे रहा है, 154 इंडिया गठबंधन को 30। मोदी सरकार बन रही है, यही बात कह रहे थे लोग कि मोदी सरकार आ रही है, 400 पार। लेकिन तो एक चीज सभी में कॉमन है कि 350 से 380 के बीच में बिल्कुल आप देख रहे हैं जो परिणाम नजर आ रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखेंगे जो 400 पार का दावा है वो राउंड जीरो पर हकीकत माहौल तैयार किए जाते हैं, नारे भी तो आपको चाहिए ना जो माहौल तैयार करते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, अभी हम 66 सीटें दे रहे हैं बीजेपी प्लस को, और 12 सीट के आसपास आंकड़ा बन रहा है समाजवादी पार्टी को, 2 सीट कांग्रेस के खाते में सहारनपुर दिख रही है और रायबरेली दिख रही है। और कुछ चेंजेस आप अपने तजुर्बे से, अपने ग्राउंड से, आपकी जो जानकारी उसमें कुछ फेरबदल आप चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक जो नगीना वाली सीट जो चंद्रशेखर रावण को जाती दिख रही है, वहां पर जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो 2 बार का एमएलए रह चुका है, बिल्कुल, और सपा ने अपना एक अलग कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं, बसपा का भी है वहां पे, जब हम बात करते हैं किसी लॉयलिस्ट की, तो 21% जाटव है, छोटा मोटा नहीं है। जी जी। दलितों में सबसे ज्यादा 21% है, और उस जाटव की संख्या 11% है। तो माया मतलब बीजेपी का कोर वोट बीजेपी के साथ रहेगा, सपा का कोर वोट सपा के साथ रहेगा, कांग्रेस का कांग्रेस के साथ रहेगा। क्या मायावती का कोर वोट उसके साथ नहीं रहेगा? यह सीट मुझे चंद्रशेखर की तरफ जाती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे लगता है कि कुछ डिफ्लेक्शन हो सकता है, यानी ओम कुमार मेरा भी यही है, मैं आपके साथ मत में है कि ओम कुमार, मुझे लगा मेरा ग्राउंड, हालांकि जब मैं मुसलमानों से बात की तो ज्यादातर मुस्लिम चंद्रशेखर के साथ नजर आए। अब वह समीकरण ऐसे बनाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर और दलित वोट और मिल जाएगा तो चंद्रशेखर निकल जाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन ओम कुमार भी मुझे लगा कि वो निकाल सकते हैं सीट। जी 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 जी, वो एक सीट मुझे लगती है। दूसरा, रुचि वीरा एक ऐसी कैंडिडेट है जिनको लास्टली लोग ना पसंद करते, खासकर उनकी ही पार्टी है। रुचि वीरा ने कोई चुनाव जीता नहीं है, हालांकि बाद में मैं उनका नाम भूल गया जिनको टिकट दिया जाना था, जो मेयर थे मुरादाबाद के, मैं नाम एकदम से दिमाग से उतर गया है, उनको बाद में बैलेंस भी कर लिया गया। एसटी हसन जो मौजूदा सांसद है। जी जी, उनकी बात कर रहा हूं, उनका टिकट काटा भी। वो एक सीट मुझे डिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है कि शायद रुचि वीरा और चंद्रशेखर, ये 2 सीटें कहीं ना कहीं से एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। मैं इसको लेके बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन 64 से 68 सीटें तो साफ तौर पर दिखाई दे रही। लेकिन फिर वही बात जो मैंने 5 सीटें आपको लिटमस टेस्ट की दिखाई है, इन सीटों में मैं तो आप ही की बात करता हूं, बालियान अगर जयप्रकाश जी ने जिता दिया है तो फिर रिजल्ट इस 64-68 से और ऊपर चला जाएगा। नहीं देखिए, ये वाला फैक्टर उपचुनाव में भी हमने देखा, जब अभी खतौली में उपचुनाव हुए तो उस वक्त भी इसी तरह की नाराजगी थी जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, और यही वजह थी कि सैनिक को हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वहां पर भी यही सीन था कि आप प्रत्याशी चेंज कर देते तो हम आपके साथ खड़े हो जाते। आकांक्षा, तुम मुजफ्फरनगर से आती हो, तो क्या वहां ठाकुर वोट गया? नहीं गया, क्योंकि तुम खुद अभी सर ने इस बात का जिक्र किया था कुछ देर पहले कि संगीत सोम ये एक ऐसा फैक्टर रहे हैं, और ठाकुर के अंदर इसलिए भी नाराजगी है कि कोई प्रत्याशी आपने ठाकुर समाज से नहीं उतारा, तो वो इसलिए वहां पर नाराज है। जाट वोटर्स का भी आपने देखिए मुजफ्फरनगर में मैं थोड़ा सा मनोज जी आंकलन इसलिए करूंगा,
चाहे वो दलित वोटर हो या जाट वोटर हो या ठाकुर वोटर की बात करें, कह रहे कि नाराजगी है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की साइकिल का बटन नहीं दबाएगा, मुझे जहां तक है। ये मेरा आकलन आप इत्तेफाक रखते हैं? हम उतनी देर से एमवाई की बात करते हैं, तो मुस्लिम इस बार कॉन्संट्रेटली बिना बिखरे हुए इंडी गठबंधन की तरफ जा रहा है। इससे पिक्चर थोड़ी सी लगती है डगमगाती हुई, लगता गया जब फील्ड पे आपको लगा ना सरकार बदलने वाली है, ये होने वाला है। एमवाई के साथ जब तक अदर बैकवर्ड नहीं जुड़ेगा, जब तक एससी नहीं जुड़ेगा, जब तक अगली जातियों की कुछ जातियां नहीं जुड़ेंगी, तब तक ये सीटें कन्वर्ट नहीं होंगी। बिल्कुल। और हो सकता है वोट शेयर कम हो जाए बीजेपी का, लेकिन वोट शेयर कम होना, जो वोट शेयर दूसरी पार्टी के पास जा रहा है, वो वोट शेयर उनका सीट कन्वर्जन कर रहा है। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि सीट कन्वर्जन कर रहा है ऐसा। मैं लौटता हूं सिंह साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो हमारा जो एग्जिट पोल सर्वे आया है, ये जो हम ग्राउंड पर तैयार किया, लोगों से मिले, हमारे सहयोगी पत्रकारों से, इसमें पश्चिम के अंदर आपको नुकसान हो रहा है। पश्चिम में खासकर जहां एमवाई फैक्टर हावी है, जहां मुस्लिम डिसाइडेड फैक्टर है, चाहे सहारनपुर की बात करें, कैराना की बात करें, ये सीटें आप खो रहे। पिछली बार हालांकि दोनों सीट आपके उसमें थी, आपका आकलन क्या है इस पे? देखिए, हम किसी के भी बात को झुठला नहीं रहे, सबका अपना आकलन होता है, और आपने जो कुछ कहा और आपके सहयोगियों ने जो कुछ कहा वो सब सही। लेकिन मैं एक दो चीज आपसे बताना चाहूंगा। अभी चर्चा हो रही थी कि मुस्लिम बिल्कुल एक जगह वोट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट कर रहा है। ऐसी बातें 2014 में भी हुई थी, 2019 में भी हुई थी, और उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में भी आप देखे होंगे। तो भी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी जो इतनी बड़ी बहुमत की सरकार बनी, वो सबके सहयोग से बनी। हम कभी ये नहीं स्वीकारेंगे कि नहीं मुस्लिम भाइयों ने हमको वोट नहीं किया, चाहे वो 3 तलाक के नाते किए हो, चाहे लाभार्थी योजना के नाते किए हो, जैसे भी मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम बहनों का मत हमारे साथ जुड़ा, तभी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई। एक कारण। दूसरा, मैं कहूंगा कि आप देखेंगे विपक्ष जो है वो हमेशा एक नैरेटिव सेट करता है। आप पूछिए, अगर किसी भी जगह का नाम पूछिए, रायबरेली पे चलिए चर्चा कर लीजिए, कहीं और चर्चा कर लीजिए, वहां अगर पूछा जाए कि बार बार रायबरेली के लोग कह रहे थे कि वो गांधी परिवार से ही क्यों रहेगा, ये भी नैरेटिव सेट हो सकता है, और लोग क्यों नहीं हो सकते। इसी तरह विपक्ष बार बार ये कहता रहा फला जाति नाराज है, फला धर्म नाराज है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, विकास के मुद्दे पे हम घेर नहीं सकते। क्योंकि देश ने देखा हुआ केंद्र में जब जब उनकी सरकारें रहती है वो क्या काम किए, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, आज चुनाव नहीं है, बहुत साफ गोई से कह रहा हूं, तो देश ने देखा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रहती है, 700 दंगे होते हैं। आप बताइए उस दंगे में कौन सा ऐसा धर्म है जो प्रभावित नहीं होता। चौथी बात पे आ जाइए, अभी बात हो रही थी राम मंदिर को लेकर कि उसका प्रभाव नहीं पड़ा। गोरखपुर के बगल जिले देवरिया का मैं रहने वाला हूं। अगर हमारी दादी, हमारी माता जी, हमारी बहन, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जो कभी लक्ष्मण झूला देखने जाते थे और देखते थे वहां व्यवस्था थी, आज वो गए, दर्शन किए और देखे वहां की व्यवस्था, क्या उनके मन में ये भाव नहीं जगेगा कि एक ऐसी सरकार आती है जहां हर तरह की भव्यता और दिव्यता होती है? बिल्कुल है। आपने एक बहुत अच्छी और स्पष्ट बात आपने कहा कि इस बार का वोटर बोल नहीं रहा। वोटर कब बोलता है? जब उसका मन परिवर्तित हो रहा होता है, विरोध करता है। पांचवी बात, जो ये चुनाव हो रहा था, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मोदी जी की जो लीडरशिप है, मोदी जी पे जो विश्वास है, विकास पर जो विश्वास है, और मोदी जी का जो प्रयास था, वो उस पे जनता भरोसा दिखा रही थी, वो तुलना कर रही थी और नेताओं से। जी जी। आप देखिए, विपक्ष ने आज तक ये तय नहीं कर पाया उसका नेता कौन होगा, और जनता ये भी देख रही थी कि ये जो सहयोगी हैं केवल सीट शेयरिंग किए हैं। चलिए देखते सर सिंह साहब, ये अब नतीजे जब 4 जून को आएंगे, जो आपकी बातें हैं क्या वाकई में ये ग्राउंड पर है लोगों के, वो पता चलेगा। हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए वाराणसी से। दिनेश, वाराणसी का तो ठीक है, लग रहा है कि मोदी जी निकल जाएंगे एक तरफा, यहाँ तो हार जीत के मार्जिन का चर्चा हो रही। आसपास की सीटों का क्या आकलन है आपका, जल्दी से बताइए, फिर तुषार का रुख करेंगे। देखिए जेपी जी, जयप्रकाश जी, यहाँ की अगर आसपास की सीटों की बात करें तो ठीक लगे, वाराणसी से ही लगे। चंदौली लोकसभा है, चंदौली लोकसभा से महेंद्र नाथ पांडे जो कि कैबिनेट मंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बात करें तो जो यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट है, एंटी इनकम्बेनेंसी उनके खिलाफ चली है, और यहाँ से सपा के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो आज का ग्राउंड पर देखा गया
तो कड़ी टक्कर, कड़ी मशक्कत है बीजेपी के लिए चंदौली में भी, चंदौली लोकसभा में। इसके साथ साथ आपको बता दें जेपी जी की यहीं पे बगल में मछली शहर लोकसभा है, जहां से बीपी सरोज चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी देखी गई और वहां भी जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम या बदल सकता है। तो बगल की 2 सीटें मछली शहर में कड़ी मशक्कत है, कड़ी टक्कर है। चंदौली में भी कड़ी टक्कर और कड़ी मशक्कत है। बनारस में हालांकि कोई नहीं, बनारस में चुनाव केवल मार्जिन का है कि मार्जिन क्या बढ़ता है, जो कि बीजेपी का लक्ष्य है कि उसी पर रहता है या घटता है। दिनेश, आपके पास हम वापस अभी लौट रहे हैं। तुषार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तुषार, पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, विधानसभा चुनाव की बात नहीं लेकिन लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में दिख रही है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूं, इस पर जवाब आपसे जरूर लूंगी, लेकिन आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये बता रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी सीट किसके पाले में जाती हुई नजर आ रही है। अमरोहा सीट एक बार फिर से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। पिछली बार हालांकि ये सीट बीजेपी के पाले से निकल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी यहां पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। पिछली बार ये विपक्षी गठबंधन के हिस्से में गई थी सीट और इस बार बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां पर दूसरे चरण में मतदान हुआ और मेरठ सीट दानिश अली अरुण गोविल जीत रहे मेरठ से। हाँ, पिछली बार मेरठ बीजेपी के पाले में ही गई थी और इस बार भी बीजेपी के पाले में ही मेरठ सीट जाती हुई नजर आ रही है। मथुरा से एक बार फिर से हेमा मालिनी जीतती हुई नजर आ रही हैं। पिछली बार भी उन्होंने यहां से चुनाव जीता और इस बार भी इस सीट पर वही जीतती हुई नजर आ रही हैं। बागपत सीट एक बार फिर से हालांकि बीजेपी यहां से जीतती हुई बागपत से नजर आ रही है। पिछली बार आई थिंक ये सीट बीजेपी के पाले से निकल गई थी। गौतम बुद्ध नगर सीट फिर से बीजेपी जीत रही है। हाँ, यहां से आप देखिए एक बार फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी सेम ही रखा और ये सीट एक बार फिर बीजेपी अपने पाले में ले जाती हुई दिख रही है। बागपत का जिसका जिक्र करें सत्यपाल सिंह है, बीजेपी के खाते में गई थी इसी, इस बार बीजेपी के खाते में नहीं गई क्योंकि आरएलडी यहां से लड़ रही है। और बुलंदशहर बीजेपी जीत रही है, अलीगढ़ बीजेपी जीत रही है और ये हम आकलन आपको दिखा रहे हैं अभी जो है। हालांकि सांसदों को लेकर नाराजगी है, कुछ लोगों पर दब खिला है। तो चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। तुषार, आप अपनी बात अब पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात तो चर्चा का विषय सबसे अधिक रहा कि जो गठबंधन ने जो प्रत्याशी उतारे वो हर जगह काफी बेहतर प्रत्याशी उतारे और यही वजह है कि जो 80 सीटें बीजेपी की नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो अभी जो एहसन सिंह जी कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर्स हमारे पाले में रहते हैं, आपको मैं बताऊं तो लखनऊ में सिया समुदाय के मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा है। 2 समुदाय हैं मुस्लिमों में, सिया और सुन्नी। सुन्नी तो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहा, लेकिन लखनऊ में सिया समुदाय के जो वोटर्स रहे वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहे। लेकिन इस बार उनके जो धर्मगुरु हैं कल्बे जवाद ने साफ तौर पर बयान दिया कि जिसकी जो मर्जी वो करे, यानी कि उन्होंने साफ नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए। तो कहीं ना कहीं सियाओं की भी नाराजगी देखने को मिल रही है इस बार लखनऊ में। साथ ही आपको बताऊं तो और जो सीटें हैं, इसके अलावा आप आजमगढ़ की सीट देख लीजिए तो धर्मेंद्र यादव को उतारा। धर्मेंद्र यादव का अपना एक क्रेज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं। आजमगढ़ के बहुत ही संख्या में जो युवा वर्ग है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वहाँ के लोग रहे और उनका क्रेज काफ़ी है। ऐसे में जो धर्मेंद्र यादव का जो वहाँ पर स्थिति है बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ गुड्डू जमाली इस बार समाजवादी पार्टी से, पिछली बार गुड्डू जमाली की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, तो गुड्डू जमाली इस बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट है, जो गुड्डू जमाली का अपना जो वोटर्स है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ है। मुस्लिम वोट सबसे अधिक आजमगढ़ में है, यादव वोट सबसे अधिक आजमगढ़ में है। तो ऐसे में ये वोट जो दोनों जो वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में लेकिन तुषार, जब हमने कई सीट पर उत्तर प्रदेश में देखा कि समाजवादी पार्टी बार बार प्रत्याशी बदल रही थी, 8 से 9 सीटें ऐसी रही कि समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बार बार चेंज करने पड़े, तो ऐसा लग रहा था उस वक्त कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। लेकिन अगर इनमें से ज्यादातर सीटें हम गौर करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति अच्छी भी दिख रही है। फिर निश्चित तौर पे देखिए, समाजवादी पार्टी ने भले ही सीट बदली है लेकिन जो कैंडिडेट दिए वो जातीय फैक्टर के हिसाब से दिए। देखिए चुनाव कभी भी मैंने देखा है 2022 का हो, 19 का हो, 17 का हो या अभी का हो, कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव जब भी हुआ है वो जातीय समीकरण के हिसाब से हुआ है। और जो गठबंधन ने जो
कैंडिडेट उतारे वो जातीय समीकरण के हिसाब से उतारे। धर्मेंद्र यादव को उतारा, युवा वर्ग थे, युवा हमेशा धर्मेंद्र यादव के साथ रहे हैं। इसके अलावा वहां पे एमवाई फैक्टर सबसे अधिक काम करता है। इसके अलावा अगर देखिए तो डिम्पल यादव को खुद उन्होंने उतारा मैनपुरी से, अखिलेश यादव खुद कन्नौज से उतरे हैं। सहारनपुर से देखिए तो मुस्लिम वोटर सबसे अधिक है, दलित वोटर सबसे अधिक है वहां पे, तो ऐसे में इमरान मसूद को वहां से उतारा गया है। इसके अलावा अगर देखिए तो अगर पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे तो मऊ घोसी की जो सीट है, घोसी में एक सीट बलिया की आती है विधानसभा, रसड़ा विधानसभा, जहां पे इस समय बसपा के विधायक हैं। वहां पे अगर देखिए तो सबसे अधिक अगर जो वोटर्स हैं वो दलित वोटर्स हैं, 4.5 लाख के आसपास दलित वोटर बताए जाते हैं। इसके बाद वहां पर जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है वो राजीव राय है। कुछ ऐसी सीटें वहां पर हैं जो कि भूमिहार बिरादरी से सबसे अधिक इत्तेफाक रखती हैं। चलिए अब देखिए 4 जून को देखना है क्या होता है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल है उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी को 66 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी प्लस को हम बात कर रहे हैं, एनडीए को 66 यूपी मिल रही है, सरकार बन रही है। मनोज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी बहुत सारी जानकारी ली होंगे, बहुत जगह आप भी गए होंगे। मैं जब इलेक्शन की राम राम शो करता हूं तो आम लोगों से चलते चलते बात करता हूं, नाराजगी दिखी, लोगों ने मुद्दे भी बताए, नाराजगी भी दिखी, लेकिन उन पर विकल्प नहीं था, इसलिए मोदी को दे रहे थे। मेरे शो के मुताबिक मुझे लगा कि बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद हम शाम को 10 पत्रकार बैठ जाते थे या कुछ लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें आंकड़ा मिला कि बहुत कड़ा मुकाबला बताया गया। हर सीट पर मुकाबला कड़ा बताया गया कि यहां बहुत है, कास्ट फैक्टर है, ये है ये चीज। लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी को ठीक मिल रही है। मेरे हिसाब से जो वो आंकड़ा बताते थे तो वो डराने वाला था बीजेपी के लिए। वो असल में ये बहती हवा सा मसला रहता है। एक्चुअली अगर आपने एक रैप सॉन्ग सुना हो, मैं उसका अंतिम शब्द यूज नहीं करूंगा, मैं नहीं तो कौन रे, तो ये फैक्टर मोदी के लिए और योगी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव गया है। जी चलिए हम लौट रहे मनोज जी का, क्योंकि कैमरे में कुछ दिक्कत आ गई है। तो देखिए अभी इस वक्त जो सर्वे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बीजेपी की अच्छी तस्वीर जरूर है, लेकिन उसे हम बहुत अच्छी तस्वीर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा जेपी ने अभी पिछली बार का भी रिपीट करती है बीजेपी, क्योंकि 66 सीटें कम से कम दिख रही हैं। चलिए 2 सीटें वहां आती है, तो अगर 2019 का सा आंकड़ा लग रहा है, अगर 2019 का भी आंकड़ा ये बरकरार रखती है तो बीजेपी के लिए ठीक है, मतलब कि बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जितनी मेहनत की है इस बार, आप अगर उस मेहनत को देखेंगे तो जैसा इजाफा होना चाहिए था वैसा होता जेपी नजर नहीं आ रहा है। मनोज जी अपनी बात रख रहे थे, मनोज जी। हाँ वही मैं आपसे कह रहा था कि वो एक बार प्रश्न दोहराइएगा जरा अपना। मैं यही कह रहा था कि ग्राउंड पर तो हमें लगा कि बीजेपी को लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन हर जगह जो पत्रकार बैठ जाते थे वो कास्ट फैक्टर बहुत बता रहे थे मुझे, बहुत ज्यादा कास्ट फैक्टर है, मुकाबला कांटे का हर सीट पर। आप मेरठ भी फंसी हुई सीट बता रहे थे लोग। ये जब भी कांटे की बात होती है तो जो इस्टेब्लिश पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, उसके लिए होती है। और कांटे की टक्कर आखिर विपक्ष ने भी माहौल बनाया, बेरोजगारी का मुद्दा काफी मजबूती से रखा, और उससे बड़ा मुद्दा था कि संविधान बदलने जा रहा है, वो गलती लल्लू सिंह की थी, वहीं से उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी। लेकिन वास्तव में आपने भी देखा, जो आपने भी बात कही, मैं भी वो कर रहा हूं, सर्वे को ये बताना ही था। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, अगर मैं 4 जून को आपने मुझे अपने साथ बैठाया या मैं आपके साथ रहा, तो हम इस सर्वे के आसपास ही होंगे, इस सर्वे के आसपास होंगे। ये सर्वे मुझे काफी कुछ फिट बैठता दिखाई दे रहा है, और फील्ड पर वो नाराजगी नहीं थी। जिसको घर मिला है, जिस किसान को सम्मान राशि मिली है, जिसको राशन मिला है, जिसको बुलडोजर मिला है, और उस बुलडोजर की वजह से अभी उसने स्थापित की है सरकार। अरे जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कम से कम 100-125 IAS जाके विपक्ष से बुके दे आए थे। उनको लग रहा था सरकार आने वाली अखिलेश यादव, और ये फैक्ट है, विस्परिंग इन कॉरिडोर्स नहीं है, बिल्कुल सच है। और उसके बाद सरकार। मनोज जी मैं बाकी सिंह साहब से एक रिएक्शन लूंगा, एक जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि मेरा अगला सवाल ये था, मोदी तो एक फैक्टर है, योगी भी एक बड़ा फैक्टर रहेंगे यूपी के लिए। आप मानते कि योगी एक बड़ा फैक्टर थे? बहुत से दर्शक, जब व्यूअर से मैं बात करता था तो क्या आपको लग रहा है कि भाई मोदी जी के नाम पर तो है ही इलेक्शन, लेकिन योगी कितना बड़ा फैक्टर आप मानते? तो सब लोग थे नेक्स्ट पीएम योगी जी जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं। योगी सिंह साहब आ रहा हूं सिंह साहब आप तो आऊंगा मैं। योगी नो डाउट इज द फेस ऑफ यूपी,
जिन्होंने उठाकर उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर उसका एक पूरी तरीके से एम्बलम बना दिया है। और वो योगी का फैक्टर कहां ले जाएंगे आप? कम से कम उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, उत्तर प्रदेश में जिससे भाजपा की सरकार सत्ता चलती है, योगी उत्तर प्रदेश, मोदी बनारस चुनते हैं गुजरात की जगह, इतना सारा फैक्टर है। और उत्तर प्रदेश में तो 2 राशन मिल रहे हैं, एक केंद्र सरकार का, एक प्रदेश सरकार का, तो असर तो होना ही होना है। बिल्कुल असर होना। और देखिए खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सब नेताओं की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नंबर पर सबसे ज्यादा रैलियां की। और खास बात यह रही कि दूसरे नंबर पर सीएम योगी थे आकांक्षा, जिन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां की सारी पार्टियों की बात करें तो। चलिए सिंह